डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया था कि क्या अब हम अपने बच्चों को घर ले जा सकते हैं, तो डॉक्टर ने वजन को कॉन्शियस रखते हुए उस वीक के लिए उनको एनआईसीयू में ही रहने के लिए कहा था। होने के बाद अचानक से मंडे को एक काउंसलिंग के लिए बुलाया, तो जो काउंसलिंग वाला सेशन है उसमें बुलाया और उन्होंने कहा कि ठीक है, तो हम एक ट्रायल बेसिस पे, मतलब डॉक्टर तो काफ़ी रिजिड थे कि वो निकलने नहीं देंगे एनआईसीयू से जब तक हम लोगों को ऑब्जर्व ना कर लें कि वी आर कैपेबल इनफ टू टेक केयर ऑफ ऑल द थ्री। तो नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो तनु एंड ट्रिपलेट्स फैमिली की ओर से आप सभी को नमस्कार। बड़े और बुजुर्गों को सादर प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। तो जैसा कि हमने एपिसोड 12 में डिस्कस किया था कि हम लोगों को एकोमोडेशन का क्या प्रॉब्लम हो रहा था और हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया था कि क्या अब हम अपने बच्चों को घर ले जा सकते हैं, तो डॉक्टर ने वजन को कॉन्शियस रखते हुए उस वीक के लिए उनको एनआईसीयू में ही रहने के लिए कहा था, सजेस्ट किया था, हमें सलाह दिया था। और इनफैक्ट मतलब डॉक्टर तो काफ़ी रिजिड थे कि वो निकलने नहीं देंगे एनआईसीयू से जब तक हम लोगों को ऑब्जर्व ना कर लें कि वी आर कैपेबल इनफ टू टेक केयर ऑफ ऑल द थ्री। तो उसके बाद शायद तक अचानक से जब उस वीक में ऑब्जर्व कर लिया गया कि हाँ भाई ये लोग सारे चीज़ टैकल कर रहे हैं, और उन्होंने भी देखा था थोड़ा एकोमोडेशन में काफ़ी ज़्यादा ये हो रहा था, मेरा ऑफिस चल रहा था, तन्नू को बार बार आना जाना पड़ रहा था, राइट, वो हॉस्पिटल, फिर जो हमने वहाँ पे रूम लिया था वहाँ पे, और फिर वहाँ से फिर एनआईसीयू जाना, मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो डॉक्टर ने शायद ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की। इसके बावजूद उन्होंने ये भी देखा कि किस तरीके से तन्नू जो है स्पेसिफिकली सिंगल हैंडेडली ये सारी चीज़ों को अच्छे से देख रही है, और मैं भी उसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा था, बट इनफैक्ट मतलब इनका पार्ट काफ़ी ज़्यादा था उसमें। तो उसके बाद फिर उन्होंने अचानक से उस वीक के ख़त्म होने के बाद अचानक से मंडे को एक काउंसलिंग के लिए बुलाया, तो जो काउंसलिंग वाला सेशन है उसमें बुलाया और उन्होंने कहा कि ठीक है, तो हम एक ट्रायल बेसिस पे आपने जो हॉस्पिटल में रूम लिया हुआ है, तो उस रूम में हम आप एनआईसीयू जो बच्चों को उस रूम में रखेंगे, एनआईसीयू से शिफ्ट करके वो हॉस्पिटल वाले रूम में रखेंगे, जहाँ पे कि आपको क्या बोलते हैं, ये एक नर्स 24/7 अटेंड करेंगी, लेकिन नर्स अनलेस अनटिल कोई इमरजेंसी रहे वो कुछ नहीं आपको मतलब हेल्प करेंगी, वो बस रहेंगी एक सर्वेलेंस काइंड ऑफ कि हाँ वो ऑब्जर्व करते रहेंगे कि भाई हम लोग किस तरीके से वी आर टेकिंग केयर ऑफ द बेबीज। तो फाइनल डिसीजन में मैं और तन्नू थोड़ा डिस्कस किए, उसके बाद पापा मम्मी से भी बात किए, देन वी एग्रीड कि भाई ठीक है, चलो ये ट्रायल बेसिस पे है तो हम करके देख लेते हैं तो कैसा रहेगा। तो और बच्चों का वजन उसमें बढ़ना था, घटना नहीं था, क्योंकि वो डॉक्टर ने कहा कि अगर आपका बच्चा ये हॉस्पिटल वाले रूम से अगर फिर से एनआईसीयू में आया तो मैं तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक बच्चा स्टेबल ना हो जाए और सब कुछ ठीक ठाक ना हो जाए, या बच्चे का वजन जो है वो 2.5 एंड अबव ना चला जाए। तो और उस समय हमारे बच्चों का वजन ऑलमोस्ट कितना, मतलब 2 का वजन 2 किलो हो गया था, एक का वजन कुछ 1.5 था शायद, जो अपना कान्हा छोटा जो कि सबसे ज़्यादा परेशान था बेचारा, तो उसका वजन 1.5 था। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, तो ये चैलेंज हमने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, विल डू दैट। तो अब इसमें जो सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम आता है कि उस समय जुलाई का महीना चल रहा था और हम लोगों को जो है कि उस रूम में बिना एसी, मतलब एसी का रूम था लेकिन एसी चलाना नहीं है, पंखा तक नहीं चलाना है, और रूम हीटर चलाना है, लेकिन रूम हीटर आपको चलाना है। वो भी रूम हीटर कौन सा, ऐसा कि भाई आपको वो टेम्परेचर पूरा मेंटेन करके रखे, और मतलब जो है कि ऑप्टिमम बच्चों का एक टेम्परेचर होता है जो विच इज जो कि थोड़ा गर्म की ओर ज़्यादा रहता है, तो वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। तो और ये सारी चीज़ें आपको आपके फ़ोन में टेम्परेचर भी चेक करते रहना है कितना है, प्लस इसके साथ साथ क्या है कि आपके रूम में सारी चीज़ें स्टरलाइज होंगी, और स्टरलाइजेशन का कोई भी सामान हॉस्पिटल की तरफ से नहीं दिया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने ट्रायल बेसिस पे रखा हुआ था, वो दे सकते थे बट इट वाज जस्ट दैट कि भाई उनका ऑब्जर्वेशन में रखना है कि आप लोग सारी चीज़ें खुद से कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो मुझे याद है जहाँ तक कि मैंने एक स्टरलाइजर लिया, क्या बोलते हैं, एक बड़ा सा वेसल लिया जो कि स्टरलाइज करने के लिए,
दूसरा एक इलेक्ट्रिक केटली लिया, और तीसरा जो रूम हीटर था वो घर से लेकर के आया था, या फिर शायद वहीं पर मैंने एक ले लिया था। हाँ। तो वहीं पे ले गया था, राइट। तो ये 3 चीज हमने लिया, और उनका छोटे छोटे जो बर्तन थे बच्चों का दूध वाला, और बॉटल तो नहीं स्टार्ट हुआ था उस समय तक, बॉटल नहीं दे सकते थे हम लोग, वही इंजेक्शन से ही पिलाना रहता था दूध, और सारी दवाइयाँ चलती थी मल्टीविटामिन वाली। तो अब जो मेन इश्यू होता था वो ये कि अब चूंकि ये लोग हॉस्पिटल रूम में हैं, तो मुझे भी आकर के टाइम टू टाइम वो रूम से निकल करके या हॉस्पिटल वाले रूम में रहना, या फिर यहीं पर बैठ करके काम करना। अब काम करने में भी प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर थोड़ा सा लाइट ज्यादा हो गया, बच्चा उड़ जाता था, राइट। तो कोई भी तीनों में से कोई भी उड़ जाएंगे, और वो एक बार उड़ जाते थे ना, और स्पेसिफिकली हमारी जो बिटिया थी वो उसे उस टाइम पे सोना रहता था जब नहीं, उस टाइम पे जागना रहता था जब हम लोग क्या बोलते हैं कि सोने का थोड़ा सा सोचते भी थे। सोना तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता था हमारे, मतलब मेरा तो कम, तन्नू का अगर देखेंगे तो वहाँ डार्क सर्कल्स ऐसा हो गया था उसके आंखों का कि मतलब अमेजिंगली भाई, उस समय तो तन्नू का देखते बनता था किस तरीके से वो शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ इट। तो उस समय फैमिली फिर सपोर्ट में आई, फैमिली आई, लेकिन फैमिली भी रात में नहीं स्टे कर पाती थी क्योंकि हॉस्पिटल में अलाउड नहीं था वो रूम में, और ज़्यादा भीड़ करके भी नहीं रखना था, वो बड़ी वाली बीमारी का टाइम था, और दिन में 1 या 2 गार्जियन कोई रह सकते थे, और वो रह करके भी क्या करते, मतलब बेफिजुल रूम में भीड़ बढ़ता और गर्मी और ज़्यादा लगता, और जितनी गर्मी थी किसी को वो आते थे तो रहने का इच्छा भी नहीं होता था किसी को, तो वैसा हो गया था। तो उसके बाद फिर जब ये सारी चीजें चल रही थी, तो इसमें हमने 1-2 बार नर्स से कुछ हेल्प भी मांगने का कोशिश किया कि अब 3 बच्चे हैं तो 2 को दूध पिला रहे हैं, तीसरा बच्चा रोने लग रहा है, राइट। तो हम लोगों ने फिर क्या किया, अपना एक चार्ट तैयार किया। चार्ट मतलब मैंने एक नोटबुक लाया था जिसमें कि तन्नू स्पेसिफिकली सारा टाइम ऑब्जर्व की, किस टाइम पे क्या होता है नहीं होता है, मतलब किस टाइम पे पॉटी करता है, किस टाइम पे दूध पीता है, किस टाइम पे उसको नींद आती है। तो ये सारी चीज़ें इसने रिकॉर्ड करनी शुरू की, और हमने वो टाइम टेबल फॉलो करना शुरू किया। और यही एक जो चीज़ था ना, ये जो रूटीन हमने फॉलो किया, वो कहीं ना कहीं बेसिकली जब आप एक बच्चे का बारे में, मैंने बहुत लोगों से सुना, इनफैक्ट तन्नू भी इस चीज़ पे एग्री करेंगे और आप लोग भी इस चीज़ पे एग्री करेंगे कि एक बच्चे में भी हम मतलब पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं जब वो पहली बार मतलब उनको संभालने का रहता है, राइट। डार्क सर्कल छोड़ दीजिए, क्या क्या सर्कल्स निकल आते हैं वो तो आप पेरेंट्स ही जानते होंगे। लेकिन ये 3 बच्चों का जब आया ना, तो हमें तो लगता है कि हम अभी ये वाले जो बच्चे के उम्र अभी हो गए हैं 1.7 अराउंड हो गया, तो अभी हम थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उस समय हमारा ये चीजें जो थी ना काफी स्मूथली होने लगी थी। इट वॉज जस्ट बिकॉज कि हमने रूटीन ऑब्जर्व किया, फॉलो किया। तो जो रिकॉर्ड्स थे वो काफी ज्यादा हेल्प करते थे, क्योंकि हमें पता रहता था कि भाई इस टाइम पे अगर इस बच्चे को भूख लगा है तो हम 5 मिनट या 10 मिनट पहले से उससे पहले वाले बच्चे को पिलाना शुरू करते थे, और उससे पहले वाले को मतलब कि जब वो सोए रहते तो पिला करके वापस सुला देते थे। तो ऐसा रहता था कि मतलब हम हर बच्चे को एक बच्चे को उठाए, उसको पिलाए, फिर सुला दिए, फिर दूसरे बच्चे को उठाए, पिलाए, बर्पिंग दिए, फिर सुला दिए। हाँ, बर्पिंग भी तो देना रहता था, भूल गई। तो बर्पिंग भी देना रहता था, और बर्पिंग में भी कैसा कि आप एक को ढो ढो करके पिटाई कर रहे हो, ऐसा बर्पिंग दे रहे हो, दूसरा वाला बच्चा उड़ जाता था उस समय। तो हम लोगों को बहुत कॉन्शियसली ये चीज करना पड़ता था। प्लस हम लोग बच्चे को वो रूम से बाहर नहीं ले आ सकते थे, क्योंकि उस समय हम लोगों को भी थोड़ा डर लगता था कि भाई वो रूम से बाहर ले गए कि नेचुरल हवा कुछ लगेगा तो फिर कुछ हो गया नहीं हो गया, क्योंकि बच्चे डेलिकेट थे, राइट, उस समय। तो और हम लोगों को थोड़ा डर लग जाता था कि भाई पहली बार हम लोग को है, और डॉक्टर ने ये वार्न किया था कि भाई कुछ भी हल्का सा स्लाइट सा फीवर भी हुआ और वापस एनआईसीयू जाना पड़ा तो भाई आपको बच्चे को फिर हम वापस नहीं देने वाले हैं जब तक उनका वजन पूरा ऐसा बढ़ ना जाए। तो वो भी चिंता लगता था। तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम लोग पसीने से तरबतर हो जाते थे, और उसी में मतलब अब पसीना से तरबतर हो गए तो उस पसीने वाले हाथ से भी आप बच्चे को नहीं पकड़ सकते थे। तो आपको टॉवेल मतलब
बच्चों के लिए अलग टॉवल, खुद के लिए अलग टॉवल, ये सारी चीजें अरेंज करके रखनी पड़ती थी। मतलब वो दिन भी मतलब कुछ ऐसा दिन था जो कि अभी हम लोगों को याद आता है तो हम लोग कितना नॉर्मल एकदम खुशी खुशी बात करते, राइट। लेकिन हर प्रिकॉशन हमने, ऐसा क्या चीज नहीं था जो कि नहीं किया। मतलब इनफैक्ट मेरे को लगता है कि हमने NICU को लगभग रिप्लेस ही कर दिया था। लेकिन डिफिकल्टी कब आती थी? डिफिकल्टी आती थी जब बर्पिंग लंबा खींच लेता था। अब मान लीजिए कि तीनों बच्चे का दूध पीने का टाइम हो गया, अब एक को बर्पिंग देते देते उसको बर्पिंग आ ही नहीं रहा। जैसे बेटी को कभी भी टाइम पे बर्पिंग नहीं आया। वो एक बार वो ऐसा, वो जेरी का जो छोटा भाई के टाइप में एकदम मुंह खोल करके बड़ा सा बर्फ लेती थी लेती थी, और काफी समय के बाद लेती थी, वो भी अचानक से, पता भी नहीं चलता था। और तो जबकि मैंने इतने ट्रिक्स सीखे थे, नर्सेस से पूछा था कि किस स्पेसिफिक एरिया में मारने से बर्पिंग जल्दी आएगा, नॉर्मल तरीके से आएगा। तो ये सारे ट्रिक्स बेटी पे अप्लाई किया, कभी भी उसको टाइम पे नहीं आया। वो मतलब पिटते रहो, मतलब वो जो ठोकते रहो और उसके बाद भी उसको मतलब अपने ही हिसाब से उसको बर्पिंग आता था। तो वैसा, और ये बर्पिंग का प्रॉब्लम जो था, लंबा जब खींचता था तो दूसरा बच्चा उठ जाता था भूख से। अब भूख से उठ गया, मान लो तन्नू दूसरे को हैंडल कर रही है और मैं पहले को हैंडल कर रहा हूँ, तीसरा बच्चा उठ गया तो उसको कौन हैंडल करेगा? तब उस समय हम लोग नर्स को रिक्वेस्ट करते थे। तो नर्स भी उस समय बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी। वो ऐसा नहीं था कि वो जानबूझ करके कर रही है, वो इट वाज हर ड्यूटी। डॉक्टर ने ही उनको बोला था, नहीं आप इन तीनों को, इन दोनों जो मम्मी पापा हैं, इन्हीं को हैंडल करने दीजिए। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता था कि पेरेंट्स को भी सपोर्ट नहीं करने दिया जाता था, बहुत ही कम इंटरफेयर करने। मतलब इनका कहना था कि एज ए मॉम एंड डैड आपके पास कोई भी नहीं है, आप उनको संभाल पाते हो या नहीं, ये वाला आपका ट्रेनिंग अभी चल रहा है। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो बर्पिंग वाला थोड़ा सा ये करता था, बेटी को नींद नहीं आता था। अब बेटी को नींद नहीं आने का मतलब है कि उस समय गोदी का आदत किसी को लगा नहीं था। लकीली उस समय गोदी का आदत किसी को नहीं था, क्योंकि उनको बस ऐसा उठाना है, बर्पिंग देना है और उनको पलटा करके सुला देना है। तो उनको सुलाने का जो तरीका था हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। कभी भी बच्चे को आप मतलब सीधा तो लेटाते ही हैं। जब ऐसा होता है तो मेनली खाने के बाद बच्चे को पेट के बल ही लेटाना होता है, और उनके जो चेस्ट से नीचे जो गॉल ब्लाडर एरिया होता है, राइट, तो वहां पर उनका वो आप एक छोटा सा पिलो टाइप का, पतला सा पिलो टाइप का बना दें, 1 सेंटीमीटर या मतलब 1.25 सेंटीमीटर ऐसा करके कुछ बना दें। आप उसके ऊपर लेटाएंगे तो उनको मतलब अच्छा रहता है, मतलब उनको सांस लेने बनता है। या फिर बच्चे ने कभी भी इधर उधर मुंडे कर दिया तो मतलब उनका नोज ब्लॉक नहीं होता, सांस सफोकेशन वगैरह नहीं होता है। तो इस टाइप का था। और जब नॉर्मल खेलने का मन करता है तो उनको फिर सीधा करके भी रख देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग वो सारे समय को पार कर रहे थे। और उसमें भी एक गर्मी बढ़ रही थी, और एक दिन का प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि देर रात में हमारा जो इलेक्ट्रिक हीटर था उसके कारण पूरा हॉस्पिटल का कुछ तो चला गया। और पूरा हॉस्पिटल का तो नहीं गया, मतलब एटलीस्ट उस जोन में कुछ तो शॉर्ट आउट हो गया। हाँ, शॉर्ट आउट हो गया था, तो बाकी रूम का भी AC बंद हो गया और हमारा भी रूम हीटर नहीं चल रहा था। तो उसमें किस तरीके से वो इलेक्ट्रिशियन को कंप्लेंट किया। हमारा दिन पार हो रहा था, तो हम लोग सोचे कि ऐसा कैसा चलेगा। हाँ, कोई ना कोई तो ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोगों ने एक छोटा सा टेबल फैन घर से मंगवाया, और क्या किया, वो भी छोटा सा टेबल फैन, इतना सा था, कितना होगा मेरे को छोटा वाला टेबल फैन। हाँ, तो फिर हम लोग क्या था, दरवाजे जो हम लोग का रूम का दरवाजा था उससे सटा हुआ एक सोफा सेट था। तो हम लोग ऐसे रूम हीटर जलता था तो दरवाजा को हल्का सा खोल के हम वहीं पर सोते थे। और जब टेबल फैन आ गया तो क्या हम लोगों ने किया, सोफा सेट के तरफ टेबल को ऐसे रखा सामने, और हम लोग सोफा की तरफ टेबल फैन का मुंह किया और चालू किया पंखा, और रूम हीटर उधर जल रहा है, अब पंखा हम लोग जल रहा है। इस तरह हम लोग भी अपना दिन काट रहे थे, सर्वाइव किए। मतलब वो जो 1 वीक या फिर मैं बोलूंगा वो कम से कम 9 दिन का हम लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया था, उस तरीके का।
मतलब मैं तो उससे ज्यादा गर्मी और कभी मैंने देखी नहीं थी। हाँ, तो उसके बाद भी तो गर्मी थी ना हमारे। हम जब घर पे आए, घर पे था तो कि हाँ एक रूम में उनको रख देते थे, और अगर मतलब किसी को ठंडा हवा लेना है तो दूसरे रूम में वो आ गए। अनलकीली क्या हुआ था कि बच्चे जो हैं हमारे मतलब मेरे बेडरूम में जहाँ पर एसी लगा हुआ था वही वाला रूम, उस समय हम लोग तो क्वार्टर वाले रूम में थे कोल इंडिया का, तो वो जो रूम में हमारा एसी लगा हुआ था उसी रूम में बच्चे को सुला दिए थे हम, और उनको वहीं का आदत लग गया था। उनको दूसरे रूम में रखने से वो थोड़ा सा परेशान होने लगते थे। और सारा हमने, चूंकि वो हम आपको अगले में बताएंगे कि ये जो परेशानियां हैं वो ऑलरेडी हम फिर फेस करते रहे। गर्मी वाली तो मतलब काफी ज्यादा थी, और इस तरीके से जुलाई में तो गर्मी होती है, फिर अगस्त सितंबर में से बारिश होना शुरू हो हाँ, जाता है। जुलाई कम से कम मेरे को लगता है कि जुलाई लास्ट तक में वैसा रहता है, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा बारिश शुरू हो जाता है। लेकिन वो जो समय था वो इतनी परेशानी वाले समय थे। और उसके बाद एक बार क्या हुआ था कि बाला के साथ NICU वाला प्रॉब्लम रिपीट किया था, जिसमें कि मम्मी हमारे दोनों, मेरी सासू माँ और मेरी मम्मी दोनों थी, तन्नू भी थी, और मैं शायद तक उस दिन जा रहा था, हाँ सॉरी, तो उस समय हाँ नहीं, मैं हम लोग का क्या था ना कि अब सामान धीरे धीरे करके शिफ्ट करना था, क्योंकि अब हम लोग को थोड़ा अंदाज लगने लगा था कि हम लोग संभाल लेते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आखिरी के 2 दिन में ये इंसिडेंट हुआ था। तो मैं गाड़ी लेकर के जा रहा था, कुछ सामान गाड़ी में लोड कर लिया और जा रहा था कि भाई चलो अब हॉस्पिटल से घर शिफ्ट करना है बोल करके। तो आधे रास्ते में फोन आता है मम्मी का, और मम्मी पूरा मतलब रोने वाले टोन में बात कर रही थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस समय इतना भयानक था ना मेरे लिए। आप समझ रहे हैं कि आप बच्चे को पहली बार छोड़ करके थोड़ा लंबा समय के लिए बाहर निकले हो, वो पहली बार ही था। मुझे लगता है कि मैं बाला को छोड़, मतलब ट्रिपलेट्स को छोड़ करके उतना देर बाहर जा रहा हूँ और ट्रैवल कर रहा हूँ। आधे रास्ते में नहीं, मुझे लगता है हार्डली मैंने वो टोल क्रॉस किया, और उससे आगे जाकर के कितना 5 किलोमीटर और आगे गया हूँगा। मम्मी का फोन आता है कि, और मम्मी रो रही थी कि अरुण देखो ना क्या हो गया, जल्दी आओ बोल करके। मैंने तुरंत यू टर्न मारा, वहां से वो हाईवे पे था, और यू टर्न लिया और इमिडिएटली रश किया। जब पहुंचा तब तक देखा कि चीजें नॉर्मल हो गई थी। वह यूं था कि बर्पिंग जो था बाला को लेट से शायद आया, या फिर आया ही नहीं। तो फिर शायद तक नर्स ने या फिर किसी ने, कुछ तो मिस हुआ था, तो बाला को ऐसे ही सुला दिया गया था। और सुलाने का तरीका गलत था उसमें, उसको सीधे मुंह करके सुला दिया गया था, जिससे क्या हुआ कि बाला को जब बर्पिंग आया था तो उसके नाक वाक और मुंह में खाना आ गया था, और वो उसका पूरा चेहरा वही पेल कैसा डार्क हो गया था ना, कि रेड हो गया था पूरा, तो पूरा डार्क हो गया था, मतलब ऐसा ब्लूइश टाइप का होने लगा था। तो इमिडिएटली मतलब तन्नू और मम्मी ये लोग सब लेकर के गए NICU की तरफ, बच्चे को लेकर के गए। और वहां पर पहुंचने तक तुरंत मुझे लगता है कि जैसे दरवाजे से बाहर निकाला गया, रूम के दरवाजे से, उसको थोड़ा हवा मिला, फ्रेश हवा मिला, और तब तक नर्स ने क्या किया था, उसका शर्ट खोल दिया था, सारा शर्ट वर्ट डायपर वाइपर सब खोल दिया था। तो जैसे निकाला तो उसको थोड़ा फ्रेश हवा मिला, तो वो नॉर्मल फिर हो गया था। मैं पहुंचते वक्त मेरा हार्ट बीट इतना बढ़ गया था, क्योंकि उस दरमियान तक मुझे बताया भी नहीं गया था कि बाला नॉर्मल हो गया बोल कर, क्योंकि सब अपने में ही परेशान थे, तो मुझे कौन फोन करता फिर उस समय। तो मैं आया, चेक किया, पता किया कि भाई कोई दूसरा ऐसा तो नहीं था ना। नर्स से मैंने डबल चेक किया, डॉक्टर से पूछा, तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो किसी ने उनको मतलब गलत तरीके से सुला दिया था, तो इसीलिए उसका जो खाना बर्पिंग के मतलब जो डकार आया वो नाक वाक में चला गया था। तो फिर ये सारी चीज़ें तो मैंने डॉक्टर से इसलिए भी पूछा कि भाई ऐसा इंसिडेंट है, NICU लेकर के गए, तो अब मुझे तो लग रहा था कि फिर वापस ले ही लेंगे, कि नहीं संभाल पाए बोल करके। लेकिन लकीली डॉक्टर्स को इतना भरोसा हो गया था कि भाई हम लोग एज ए कपल संभाल लेंगे, और फैमिली का थोड़ा बहुत सपोर्ट रहा तो पूरा कर लेंगे। और उसके बाद फिर मतलब फाइनल डे आ गया, जब डिस्चार्ज होने की बारी आई तो डॉक्टर ने फाइनल काउंसलिंग के बुलाया। तो डिस्चार्ज के पहले हमारा एक इंटरव्यू हुआ था। हाँ, काउंसलिंग जो हुआ था, काउंसलिंग में ही हमें बताया गया कि इंटरव्यू, वो वाला इंटरव्यू। अच्छा, वो कौन सा? टीवी वाला।
अच्छा टीवी वाला, अच्छा हाँ भूल टीवी, गए? हाँ टीवी वाला। सॉरी। तो अब डिस्चार्ज होने वाले थे, तो डिस्चार्ज होते वक्त चूंकि ये इस हॉस्पिटल का सबसे पहला केस था ट्रिपलेट वाला, इससे पहले ट्विंस केस मैक्सिमम हुए थे, तो और चूंकि सक्सेसफुली ये किया गया था राइट, डिलीवर करके डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो इन्होंने कहा कि हम लोग आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो उस समय 1-2 मीडिया वाले भी आए हुए थे और एक वीडियो रिकॉर्डिंग प्रॉपर होगा, आपको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आप सिर्फ ये सर्च कर लीजिए तो मिल जाएगा, वो हॉस्पिटल का वीडियो है, या फिर मैं उसका कोई एक क्लिप छोटा सा निकाल करके इसमें चिपका दूंगा तो आप देख सकेंगे उस चीज़ को, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा तो आप देख लेंगे। तो वो इंटरव्यू हुआ था जिसमें कि हम लोग, मम्मी थी, तन्नू थी, और तन्नू अभी कहीं खो गई है तो तन्नू को याद है तन्नू को याद दिला रहा हूँ, फिर भी वो खोई हुई है। नहीं, वही याद है मुझे। तो डॉक्टर्स थे और हाँ, हम लोग थे, डॉक्टर्स थे सारे, और उनके मॉर्निंग का टाइम में इंटरव्यू हो रहा था और शाम को हम लोग डिस्चार्ज होकर लेकर जाने वाले थे। तो मैनेजमेंट के सारे लोग आए हुए थे उनके, और हम लोगों का सारा इंटरव्यू चल रहा था, मुझे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे थे तो मैंने अपनी तरफ से जवाब दिया। उस समय तक मीडिया में पूरा फैल गया था कि बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ जो हैं यहाँ डिलीवर हुए हैं, इस हॉस्पिटल में हुए हैं। तो यहाँ के काफ़ी मीडिया चैनल्स ने, लोकल मीडिया चैनल्स ने हमें कवर किया था उस समय, न्यूज़पेपर्स वगैरह हो गए, तो उसमें सारे में हमारा डिटेल्स निकला था। तो मतलब ये था एक यूनिक जर्नी, लेकिन फाइनल काउंसलिंग के लिए जो बुलाया गया था वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग इसलिए था क्योंकि हमें उम्मीद भी नहीं था कि अब हमें जाने के लिए बोल देंगे, और ऐसा लग रहा था कि कोई जेल में कैद है और अचानक से एक दिन वो जो जेल वार्डन, कैद नहीं, हम लोग को अब लगने लगा था कि हम ही वही हमारा घर वही हमारा घर है। तो ऐसा लग रहा था कि अब पता नहीं कब हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। तो वो एक सरप्राइज था, जैसे कैदी को कोई जेल वार्डन बुला लिया है और अचानक से बोल रहा है कि जाओ आज के बाद तुम जी लो अपनी जिंदगी, वैसा टाइप में। लेकिन उन्होंने सारे प्रिकॉशन, सारे गाइडलाइंस हमें लिख करके दे दिए थे कि ये मल्टीविटामिन देना है, ये इस तरीके से देना है। तो मैं वहां से निकलने से पहले मैंने क्या किया कि वो सिरिंज जो है, जो 1 ml का सिरिंज होता है राइट, तो वो 1 ml का सिरिंज 2 तरीके का होता है। एक होता है कि सिरिंज आपके इंजेक्शन से निकलता नहीं है, वो किसी तरीके से फिक्स ही रहता है, और दूसरा होता है कि वो सिरिंज निकल जाता है जिससे कि आप वो ये क्या बोलते हैं, उस इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं फॉर फीडिंग, हाँ दवाई खिलाने के लिए या फिर दूध पिलाने के लिए या कुछ भी दूसरे चीजें भी पिलाने के लिए आप यूज कर सकते हो। तो फिर हमने क्या किया कि मैंने उस समय, मुझे अभी भी याद है कि पहले मैंने ये जानना चाहा कि भाई इसका, क्योंकि वो आपको सरप्लस अमाउंट में कोई भी नहीं देगा। अब मुझे पता है कि ट्रिपलेट्स हैं तो मुझे ज्यादा क्वांटिटी में चीज चाहिए होंगी, तो फिर मैंने वो मतलब जो होलसेल एरिया है जहाँ पर से ये मिलता है वहां जाकर के वो सिरिंज का 2 पैकेट में लेकर के आया कि मुझे पता था कि भाई ये चीज़ फिर रिपीट होने ही वाला है। तो ले लिया, और उसके बाद फिर जब हम लोग घर के लिए रवाना हुए, और घर के लिए जब रवाना हो रहे थे तो सारे हॉस्पिटल के नर्स जितने थे सब छोड़ने के लिए आए, डॉक्टर्स छोड़ने के लिए आए। यू वोंट बिलीव कि मतलब वो ऐसा लग रहा था कि 1 महीना वहाँ गुजारे। और उस दिन जब वहाँ से जा रहे थे, और लिटरली हमने, मेरे डैड ने, तो ऐसा भी होता है ना कि खुशी से, इनफैक्ट जब बच्चे हुए थे तो भी मैंने खुशी से, जैसे होते हैं ना कि नर्सेस को खुशी से आप कुछ अमाउंट देते हैं, none of the nurses took any amount from us. That was I think वो हॉस्पिटल की तरफ से इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि आप नहीं ले सकते ऐसा कुछ भी। तो हम उस दिन भी पिताजी थोड़ा ज़्यादा खुश होकर के कि जाइए आप लोग मिठाई खा लीजिएगा, तो उन्होंने कुछ अमाउंट देने का कोशिश किया तो नहीं, वो लोग नहीं लिए। वो बोले कि भाई ये बच्चे जो हैं आप लोग इनको सेफ रखिए, यही हमारा मतलब सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा और यही हमारे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट होगी। तो काइंड ऑफ वो NICU का जो फैमिली और वो जो डॉक्टर्स के फैमिली मतलब जो एक फैमिली बन गई थी वहाँ पे हमारे ट्रिपलेट्स की। अभी भी हम लोग जब कभी भी जाते हैं वहाँ पे तो दे ट्रीट द ट्रिपलेट्स विथ यू नो मच स्पेशल केयर, दो दे टेक केयर ऑफ, मतलब वो हर बच्चों का इक्वली ध्यान रखते हैं। लेकिन ट्रिपलेट्स जब जाते हैं तो पता नहीं क्यों उनके अंदर एक अलग ही क्या बोलते हैं ऊर्जा और खुशी आ जाती है। ये चीज मैंने देखा है। तो चाहे वहां पर ही नहीं, हम लोग जब ये अपना सरकारी हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं ना,
सब के सब मतलब जितनी भी यहाँ पे नर्सेज रहती हैं वो इतनी खुश हो जाती हैं, इतना प्यार, इतना मतलब जो फोकस हो जाता है ना, हमारे तीनों बच्चे वहाँ फोकस हो जाते हैं कि हाँ भाई बलभद्र, सुभद्रा, जगन्नाथ, और जगन्नाथ जितना उसको टारगेट किया जाता है उतना वो बदमाशी करना शुरू करता है, वहाँ स्पेशल स्पेशल बदमाशियाँ। तो आज भी तन्नू एक पार्टी में गई हुई थी, तो मतलब वहाँ पे तो तन्नू बता रही थी कि जिस तरीके से वो लोग बदमाशी कर रहे थे भाई, तो इमिडिएटली लेकर के गए और 10 मिनट 15 मिनट के बाद वो लेकर के आ भी गए थे वापस। तो इस तरीके से है। तो अब हम लोगों का ये तो हो गया NICU वाला जर्नी, जो कि आप लोगों को हमने हर उतार चढ़ाव बताया। ये फाइनल वीक हमने फाइनली मतलब क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग द कैज़म जो बोलते हैं, तो डिलीवरी से लेकर के NICU वाला जर्नी हमारा कंप्लीट हो गया। तो एपिसोड जो हमारा 14 होगा वो हमारा असली रियल वर्ल्ड होगा। रियल वर्ल्ड मतलब बच्चों का एक्चुअल दुनिया जो हमारे घर से शुरू होगा, राइट? रियल लाइफ, रियल एक्सपीरियंस। हाँ, और वहाँ पे कुछ सपोर्ट के लिए कोई नर्स नहीं रहेगा, कोई डॉक्टर इमीडिएट मतलब आजू बाजू में नहीं रहेगा। तो ये स्टार्ट होने वाला, और यहाँ पर जो अपने ही लेवल के चैलेंजेस हैं जो कि हम लोग आपको एपिसोड 14 में बताएंगे। और इस वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हाँ आप लोगों का प्यार इतना मिला है कि अभी तक हमारे वीडियो का जो व्यूज़ है वो 1.86 हो गया है, जो कि लगभग 2 लाख पहुंचने वाला है। तो इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। हमारे जो वीलॉग्स हैं, होपफुली आप लोगों ने वो नारायण भाई का वीलॉग देखा ही होगा। बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं, बहुत मतलब उनके साथ जब समय में बिताता हूँ तो काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो आप लोग भी वो वीडियोस देखिए, और आप लोग गाना सुनेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा कि वो टैलेंट कितना है उनमें। हाँ, तो हम तो सुने हैं तो हम तो अच्छा ही बोल रहे हैं, हम लोग तारीफ ही कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी जब सुनिएगा तो आप लोग को भी वो अपने आप खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि वो कितना अच्छा गाता है। तो और ऐसे टैलेंट का मुझे तो लगता है अगर आप लोग में से कोई भी ऐसे नेटवर्क्स में है जो कि मतलब इस इंसान को थोड़ा सा फेमस कर पाए, या फिर आपके नेटवर्क में ऐसा कोई है जो कि काइंड ऑफ इनको थोड़ा सा एक पुश दे सकें, तो मुझे लगता है कि आप लोग को फिर हमें इमिडिएटली कांटेक्ट करना चाहिए। हमारा ईमेल एड्रेस तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लेकिन आपको वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा, या फिर आप क्या बोलते हैं हमारे चैनल के जो कांटेक्ट में देखेंगे तो वहाँ पर भी मेंशन रहेगा। ईमेल जरूर कर दीजिएगा। और क्या बोलते हैं, तो बस, और हमारे वीलॉग्स अब कंटिन्यूस आने लगे हैं, तो आप लोग उस चीज़ को भी एंजॉय कीजिए। और हमारा NICU के जर्नी के बाद वाला जो जर्नी है ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी में हम लोग वो चीज़ कवर करेंगे। और हमने ये किया है कि हम हर वीक अपना ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी का 2 एपिसोड निकालेंगे, और बाकी सारे जो वीक डेज हैं उसमें हमारे वीलॉग्स आते रहेंगे, ताकि आप लोग को भी इंफॉर्मेटिव और फन दोनों मिक्स क्या बोलते हैं मिलता रहे, क्या बोलते हैं मतलब वो मिक्सचर ऑफ इमोशंस मिलता रहे रादर देन। और बेस्ट प्रैक्टिसेस तो आप लोगों को मतलब ऑफ कोर्स इधर से हमारे एक्सपीरियंस से सीखने को मिल ही जाती होंगी। जहाँ जहाँ हमने गलतियाँ की वहाँ से आप कुछ सीख लेते होंगे, जहाँ हमने कुछ अच्छा किया उससे भी आप कुछ सीख लेते होंगे। और अगर हमने कहीं हम कुछ और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते थे तो उसके लिए भी आप कमेंट करके हमें ज़रा बताइए। तन्नू को एकदम मतलब ऐसा नींद टाइप का आ रहा है और मैं इस वीडियो को खींचे जा रहा हूँ, तो ठीक है। और तुम्हारी तरफ से कुछ नहीं, बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, जरूर कीजिएगा। आप लोगों का कमेंट जो है, कमेंट लाइक और आप लोग के मतलब जो प्यार है वो दर्शा सकते हैं थ्रू कमेंट्स। आप लोग क्या बोलते हैं सलाह दे सकते हैं थ्रू कमेंट्स, और दो हमें ईमेल्स आते ही रहते हैं और कमेंट्स भी आते ही रह रहे हैं धीरे धीरे, और लाइक्स जो है वो भी आते हैं। बस धीरे धीरे करके इसको बढ़ाते रहिए, इसी तरीके से आपका प्यार बढ़ता रहेगा। अब तो आप ट्रिपलेट परिवार का ही एक हिस्सा है, तो इसमें तो मतलब हमारे जीत में आपकी ही जीत है। तो बस इस तरीके से तन्नू को भी सपोर्ट हो जाएगा और ट्रिपलेट परिवार को भी एक सपोर्ट रहेगा कि हाँ मतलब जो हम मेहनत इस चीज़ में अपना डाल रहे हैं, तो कम से कम ये जो प्यार आप लोग की तरफ से आएगा तो हमें भी एक प्रोत्साहन मिलता है, और वही हमारा सक्सेस है।
जो आप लोगों का व्यूज होता है, आप लोगों का लाइक्स होता है, कमेंट होता है, यही हमारे लिए इनकरेजमेंट होता है कि भाई चलिए इतने लोगों ने जो देखा है, इतने लोगों ने हमसे हमारे एक्सपीरियंस से कुछ सीखा होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे तरफ से, मतलब ये आप लोग की तरफ से आती रहती हैं, और भी आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए इसके साथ हम लोग अपना ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी का एपिसोड 13 खत्म करते हैं। मिलते हैं एपिसोड 14 में हमारे रियल वर्ल्ड और क्या बोलते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ, मतलब NICU विद रियल चैलेंजेस, दैट टू विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ डॉक्टर और नर्स, राइट। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले एपिसोड में। नमस्कार, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। आप लोगों का रात शुभ हो, कल का दिन शुभ हो, और कल का परसों ज़्यादा मंगलमय हो। तो इसके साथ हम लोग विदा लेते हैं। धन्यवाद।